नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गत दिनों जरीपटका के अवनी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई डकैती मामले में लूटे गए सोने और चांदी के आभूषण बड़े पैमाने में बरामद। जरीपटका पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नागपुर के नंदनवन में 2 गुटों के विवाद में हुई युवक की हत्या मामले में 5 संदिग्ध आरोपी किए गए गिरफ्तार। और यशोधरा नगर में खुलेआम चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुए अवनी ज्वेलर्स में डकैती के चलते लूटे गए सोने और चांदी के आभूषणों को पुलिस ने बड़े मात्रा में बरामद किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। जहां दिन दहाड़े हुई लूट की इस घटना के बाद सराफा व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ था, जिसका मुख्य सूत्रधार गिरफ्त में आते ही उससे करीब 6.5 लाख के गहने बरामद किए गए हैं। शहर के जरीपटका बाजार में अवनी ज्वेलर्स में 7 जुलाई को दिन दहाड़े डकैती डालने की घटना हुई थी, जिसमें अवनी ज्वेलर्स से 300 ग्राम सोना, 10 किलो चांदी और 3.5 लाख की नकद लूटकर लुटेरे फरार हो गए थे, जिन्हें नागपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही मध्य प्रदेश से धर दबोचा था। जबकि इस घटना का मास्टरमाइंड काना पांडे मध्य प्रदेश से भागने में कामयाब हुआ था, जिसे 28 जुलाई को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से धर दबोचा, जिसका PCR लेने पर उसने लूटा गया माल अपने पुश्तैनी घर में छुपाए जाने की बात कबूली। इस पर पुलिस ने उसके घर जाकर लूटा गया सोना चांदी का माल जब्त किया, जिसमें पुलिस ने बताया कि 152 ग्राम सोना और 400 ग्राम चांदी फिलहाल बरामद की गई है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 6.5 लाख बताई जा रही है। दरोडा टाकणारे इतर जे 2 आरोपी आहेत त्यांच्यासह त्यांची एक साथीदार महिला आरोपी यांना अटक केली होती। त्या अटके दरम्यान त्या आरोपींकडून पार्टली रिकव्हरी झाली होती, परंतु या गुन्ह्याचा जो मुख्य सूत्रधार आहे काना पांडे हा राहणार प्रतापगड जिल्ह्यातील UP येथील असल्याने त्याच्या पाठीमागे आमचे गुन्हे शाखेचे पथक हे होते। त्या आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्या 28 तारखेला त्याला अटक केल्यानंतर PCR दरम्यान त्याच्याकडे विचारपूस करता त्याने या गुन्ह्यातील जे दरोड्यातील जे काही सोना आणि चांदीचे दागिने आहेत ते त्याने त्याच्या मूळ गावी राहत्या घरी जवळपास त्या घराजवळ ठेवले असल्याचे तपासादरम्यान सांगितल्यानंतर आपल्या जरीपटका पोलीस स्टेशनचे तपास पथकाचे PSI देवकाते, ASI वहाब, पोलीस नाईक गणेश गुप्ता आणि यांच्यासह इतर टीम असे हे आरोपीसह PCR दरम्यान आरोपीसह त्या ठिकाणी गेले आणि त्याच्या सांगण्याप्रमाणे त्या ठिकाणी जाऊन त्याच्या घराजवळ त्याने जे दागिने लपवून ठेवले होते ते हस्तगत केले आहेत। त्यामध्ये एकूण जवळपास 150-52 ग्रॅम सोन्याचे दागिने, वेगवेगळ्या प्रकारचे सोन्याचे दागिने मिळालेले आहेत आणि जवळपास 400 ग्रामपर्यंत चांदीचे दागिने असे मिळालेले आहेत। नागपुर के नंदनवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मंगलवार रात को 2 गुटों में हुए आपसी विवाद के कारण एक युवक की हत्या होने की वारदात सामने आई है। मृतक युवक का नाम गड्डी गोदाम निवासी अनिकेत भोतमांगे बताया जा रहा है, जहां इस हत्या के 5 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नागपुर शहर में हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जहां मंगलवार रात करीब 9:30 बजे अनिकेत भोतमांगे नामक युवक की हत्या हो जाने की वारदात सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक हत्या की मुख्य वजह फ्रेंडशिप डे के दिन 2 गुटों में विवाद को बताया जा रहा है, जहां मंगलवार को गड्डी गोदाम परिसर में एक गुट मृतक अनिकेत के साथ हिवरी नगर पहुंचता है, जहां पहले से मौजूद दूसरे गुट के बीच फिर तनाव निर्माण हो जाता है और मामला हाथापाई पर पहुंचकर हत्या तक पहुंच जाता है। इस विवाद में अनिकेत भोतमांगे को चाकू मारा गया, जिसके कारण अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। जबकि अब तक इस हत्या की वारदात में अब तक 5 संदिग्ध आरोपियों को नंदनवन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्या की मुख्य वजह क्या थी ये अब तक पता नहीं चल पाई है।
माझा मोठा मुलगा आहे हा अनिकेत भोतमागे. काल 3 वाजता जेवण वगैरे केलं. आणखी 2 मुलं आले गाडीवर आणि त्याला चाल म्हणला तर तो गेला. तेव्हाचा मग तो आलाच नाही वापस. रात्री 11:30 वाजले. मग 2 मुलं आले आणि त्यांनी सांगितलं की तुमच्या पोराला ॲडमिट केलं मेओमध्ये. मग आम्ही जाऊन पाहिलं तर तिथं त्याची लाश होती. का कारण होतं काही असं? कारण काहीच माहीत नाही पडलं. का करत होता तुमचे मुलगा? काम का करत होता? माझा मुलगा इंदोऱ्यामध्ये एक दुकान आहे काच कंपनीमध्ये, काहीतरीच नाव आहे त्याच्या, तिथं तो काम करत होता. फिश पॉट वगैरे नाही बनवत का तिथं. त्यांच्यात काही वादावादी झाली आणि त्याचा परिणाम पुढच्या भांडणातून मृतकाला एकाने दुपटीसारख्या शस्त्रांनी भोसकलं आणि त्याच्यात त्याचा रात्र मृत्यू झाला. इथूनच त्याचे जे मित्रपरिवार होते किंवा ओळखीचे होते त्यांनीच त्याला हॉस्पिटलला नेलं 2-3 आणि शेवटी मेवला नेण्यात आलं आणि तिथे त्याचा मृत्यू झालेला. अशी प्राथमिक घटना आहे. त्याच्यामध्ये निष्पन्न 5 संशयित आरोपींना पोलीस स्टेशन नंदनवन आणि DCP झोन 4 यांच्या पथकाने ताब्यात घेतलेला आहे आणि पुढील तपास चालू आहे. सर हा काही फ्रेंडशिप डेच्या दिवशी 3 दिवसापूर्वी एक कुठं तरुण सगळे एकासोबत गेले होते आणि तेव्हा जो झालेला वाद होता तो काल रात्री पुन्हा उफाळून आला असं काही झालं नाही. ही प्राथमिक माहिती आता आलेली नाही. तर त्यांना विचारपूस जी चालू आहे त्याच्यातून जे निष्पन्न होईल त्याच्यातून खात्री करणे. नागपुर के यशोधरा पुलिस ने लोगों से चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपियों में मौसिम खान नामक आरोपी तड़ीपार बताया जा रहा है, जिस पर 19 अपराध दर्ज होने की जानकारी पुलिस विभाग द्वारा दी गई है. मिली जानकारी के मुताबिक कुख्यात आरोपी मौसिम खान और उसके 2 साथी सलमान खान और सागर सोमकुंवर तीनों ने शाहू नगर के पास एक व्यक्ति को चाकू की नोक पर उसके पास के रुपए लूट लिए. इसकी शिकायत फरियादी ने यशोधरा पुलिस को करते ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा, जिनके पास से हथियार लूट के दौरान उपयोग में लाई एक्टिवा समेत लूटा गया माल बरामद किया है. बताया जा रहा है कि मौसिम खान तड़ीपार आरोपी है, जिस पर विविध तरह के 19 अपराध दर्ज है. शाहू मोहल्ला येथे पाणीपुरी विकणाऱ्याच्या जवळ 3 इसमांनी ॲक्टिवावर येऊन त्यांच्याकडून जबरीने 800 ते 900 रुपये हिसकावून पडून गेले आहे. त्यावरून आम्ही लागलीच घटनास्थळी पोहोचून त्यांच्याकडून गाडीबाबत माहिती घेऊन नमूद गुन्हेगाराचा शोध घेणेकामी पोस्टे हद्दीत रवाना झालो असता गुन्हे प्रकरण पथकासह रवाना झालो असता त्यांना आम्ही लागलीच अर्ध्या तासाच्या आत अटक करून पोस्टेला आणले असता त्यांच्याकडून नमूद गुन्ह्यातील 260 रुपये मुद्देमाल, एक ॲक्टिवा गाडी व गुन्ह्यात वापरलेला चाकू हस्तगत करून 3 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे. 12वीं बोर्ड की परीक्षा में इस वर्ष नागपुर महानगर पालिका स्कूल द्वारा 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं. इस वर्ष आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस इन 3 विभागों में लड़कियों ने बाजी मारी है, जिसकी खुशी महापौर दयाशंकर तिवारी ने जताते हुए सभी विद्यार्थियों का सत्कार किया. नागपुर महानगर पालिका द्वारा इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए. इस वर्ष 106 विद्यार्थी 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे थे, जिसमें से 102 विद्यार्थी ही परीक्षा दे पाए थे, जिसमें से पूरे विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाने की जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी. बुधवार को नागपुर महानगर पालिका में 12वीं बोर्ड में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की हौसला अफजाई के लिए उनका सत्कार किया गया. इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी ने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में इस वर्ष भी लड़कियों ने बाजी मारी, जिसकी खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. मेरा नाम दर्शनी प्रभाकर सुपटकर है. मैं मनपा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज की छात्रा हूँ. मुझे HSC 2021 एग्जामिनेशन में 91.83% मिले हैं. इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और अपनी प्रिंसिपल मैम को देना चाहती हूँ. उन्हीं की सपोर्ट और स्ट्रेंथ और मोटिवेशन की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन बोर्ड का कल हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आया और हम सभी के लिए अत्यंत खुशी की बात है कि इसमें नागपुर महानगर पालिका के हमारे 12वीं के सभी विद्यार्थी जो हैं उन्होंने 100% रिजल्ट दिया. इस वर्ष परीक्षा में 106 विद्यार्थी बैठे थे, जिसमें से 102 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 4 अनुपस्थित रहे और ये सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ में पास हुए. इसलिए मैं सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ. हमारे विज्ञान शाखा की बेटी ने इसमें सर्वोच्च अंक लिए 91.86 मार्क लेकर के हमारी अम्बेडकर विद्यालय की बच्ची ने सभी में उच्चांक हासिल किया है.
एक विशेष बात रही कि आर्ट फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी, ये तीनों फैकल्टी में जो पहला, दूसरा, तीसरा क्रमांक प्राप्त किया, ये सारी की सारी बेटियां हैं और सारी बेटियों ने महानगर पालिका का गौरव बढ़ाया। इसलिए विशेष रूप से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्व ही शुरू है कि ओलंपिक में भी पदक की यादी में बेटियां ही अग्रक्रम पे है और आज महानगर पालिका में भी उस यादी में बेटियों ने ही अग्रक्रम स्थापित किया है। इन बेटियों से आज हमने निवेदन किया है कि महानगर पालिका ने महापौर कक्ष में विशाल कोठारी जी वहां काउंसलिंग के लिए बैठते हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन 11 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं। इसलिए इन बच्चों ने उस सेंटर का लाभ लेकर के अपने जीवन की दिशा आगे तय करनी चाहिए। शिक्षण अधिकारी महोदय को भी हमने आज एक विषय दिया है कि इस सप्ताह में हमारे जितने बच्चे 12वीं पास हुए हैं, इन सभी बच्चों की एक वर्चुअल मीटिंग लेकर के एक काउंसलर के माध्यम से 12वीं के बाद उन्होंने किस दिशा में अपने कदम बढ़ाने चाहिए, आर्ट वालों ने किस दिशा में जाना चाहिए, कॉमर्स वालों ने किस दिशा में और साइंस वालों ने किस दिशा में जाना चाहिए, इस प्रकार की काउंसलिंग करने के निर्देश दिए हैं। मराठवाड़ा के विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यापीठ का नाम देने की मांग को लेकर जो भीम सैनिक शहीद हुए, उन शहीदों को बुधवार को श्रद्धांजलि दी गई। नागपुर के इंदौरा के समीप 10 नंबर पुलिया चौक पर नामांतर शहीद दिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में दलित और सामाजिक राजकीय संगठन शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए थे। गौरतलब है कि 4 अगस्त 1978 को नागपुर में निकाले गए मोर्चे पर हुई गोलीबारी में 5 भीम सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके बाद 6 दिसंबर 1979 को भी उसी मांग के लिए मोर्चा निकाला गया था, जिसमें फिर 4 भीम सैनिक शहीद हो गए थे। जबकि इन सारे बलिदान के चलते 14 जनवरी 1994 को आखिर भीम सैनिकों की मांग मानते हुए मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम दिया गया। इसी की स्मृति में ये शहीद स्मारक बनाया गया है, जहां 4 अगस्त को सालाना शहीद हुए भीम सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांचा विजय असो, विजयसाहेब डॉक्टर आंबेडकरांचा विजय असो। मुंबई के कुरार इलाके में एक केबल फैक्ट्री में लगी आग की घटना सामने आ रही है। आग किस कारण से लगी इसका पता नहीं चल पाया है, जबकि इस आग पर नियंत्रण करने के लिए दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौजूद थीं। आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी मच गई, जबकि फैक्ट्री के पास की आसपास की दुकानों को भी खाली किया गया। केबल फैक्ट्री में आग लगने की घटना बुधवार तड़के की बताई जा रही है, जबकि अब तक आग में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। इस आग से केबल फैक्ट्री का बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आली गाड़ी आली, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आली। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर में हुए नाबालिग गैंगरेप मामले में शहर में राजनीति गर्मा रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री अश्विनी जिचकार द्वारा पत्र परिषद लेकर नागपुर में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल निर्माण करते हुए राज्य सरकार पर सवाल निर्माण कर दिए हैं। इस दौरान नाबालिग के साथ हुए अत्याचार पर भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने दुख जताते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। नागपुर के सीताबड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सामने आए नाबालिग गैंग रेप मामले में एक तरफ आरोपियों की धरपकड़ भले ही जारी हो, लेकिन इस घटना से नागपुर में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल तो निर्माण कर दिया है। इसी कड़ी में अब इस विशेष शहर की राजनीति भी गर्मा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा शहर के प्रेस क्लब में एक पत्र परिषद ली गई, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री अश्विनी जिचकार ने नागपुर में हुई घटना की निंदा करते हुए अब नागपुर में महिलाओं की सुरक्षा पर ही सवाल निर्माण कर दिए हैं। इस नागपुर शहर में 19 जुलाई को जो दुर्दैवी घटना एक 17 वर्षीय अल्पवयीन लड़की के ऊपर घटी है, वो बहुत ही मन को और हृदय को चीर डालने वाली है। इस घटना में जिस लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ है, वो 3 घंटे में 2 बार सामूहिक बलात्कार हुआ है। और अगर किसी अल्पवयीन लड़की के ऊपर इस उपराजधानी में ऐसा हुआ है, तो हम सब महिलाएं नागपुर शहर और महाराष्ट्र की महिला मोर्चा इस बात का निषेध करते हैं। यह नागपुर की जो यंत्रणा है, पुलिस यंत्रणा, यह पूरी तरह नाकाम हुई है। पेट्रोलिंग में कहीं तो भी पुलिस यंत्रणा कम पड़ गई है। महाराष्ट्र सरकार जो निकम्मी सरकार है, 3 तिगाड़ी काम बिगाड़ी सरकार है, इनको महिलाओं की सुरक्षितता के बारे में कोई भी संवेदनशील संभावनाएं है ही नहीं इनकी कि वो कुछ हमारे लिए करेंगे। नागपुर शहर कभी ऐसा शहर था जहां महिलाएं बहुत सुरक्षितता से बाहर निकलती थी रातों बेरात, पर आज के इस घटना से 19 तारीख के हम सब डरे हुए हैं। इस नागपुर की महिलाएं असुरक्षित होने के कारण हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि हम इस चीज का निषेध करते हैं कि ऐसे घटनाओं के ऊपर अगर आपकी सरकार टिकी हुई है तो ये बहुत गलत है। मेरे ख्याल से हम आज यहाँ जो बैठे हैं ना, महिला मोर्चा, किसी के दुख और संवेदन को जानते हैं और एक महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है करके यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर मैं किसी पक्ष की, राजकीय पक्ष की नेता हूँ, तो मेरे को तो यहाँ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं वाचा नहीं फोड़ूंगी तो मेरे ख्याल से कोई कॉमन औरत जो चूल्हा चौका करती है वो भी मेरे साथ में नहीं आएंगी भाई। और वो बहुत संवेदनशील विषय है जिसको क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। पत्र परिषद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महिला मोर्चा कार्यकारिणी द्वारा नागपुर नाबालिग गैंगरेप प्रकरण की निंदा की गई। शहर में पुलिस व्यवस्था और राज्य सरकार को इस परिस्थिति का जिम्मेदार भाजपा महिला मोर्चा द्वारा ठहराते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी मांग भाजपा महिला मोर्चा द्वारा की गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्य के पूर्व मंत्री और विदर्भ के वरिष्ठ नेता रणजीत देशमुख के राजकीय जीवन पर आधारित बाप मानुस नामक पुस्तक का विमोचन मंगलवार को शहर के प्रेस क्लब में किया गया। इस पुस्तक को उनके बेटे और पूर्व विधायक आशीष देशमुख द्वारा लिखा गया है, जो उनके पिताजी के राजकीय जीवन पर आधारित होने की बात आशीष देशमुख ने बताई है। यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान नागपुर तत्वावधान में मंगलवार को पूर्व विधायक व कांग्रेसी नेता आशीष देशमुख द्वारा लिखित बाप मानुस पुस्तक का विमोचन प्रेस क्लब में किया गया। इस दौरान आशीष देशमुख ने बताया कि उनके द्वारा लिखित किताब उनके पिता रणजीत देशमुख के जीवन पर आधारित है। रणजीत देशमुख ने अपने जीवन में राज्य के मंत्री से लेकर कांग्रेस प्रदेश तक का पदभार संभाला है। उन्होंने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। उन सारी बातों को इस किताब के माध्यम से सबके सामने लाने की कोशिश आशीष देशमुख ने की है, जिसका विमोचन मंगलवार को किया गया।
या पुस्तकाचं मान्यवरांच्या हस्ते डिजिटल प्रकाशन होणार आहे. प्रकाशन झालं असं आता यांच्यावर मी हे जे पुस्तक लिहिलं आहे, रणजित देशमुख नावाचा बाप माणूस, खऱ्या अर्थाने त्यांच्या जीवनाचं हे आत्मचरित्र आहे. आणि त्यांनी लहानशा पंचायत समितीच्या सभापतीपासून ते विविध खात्याचे मंत्री, काँग्रेसचे राज्याचे 2दा प्रदेशाध्यक्ष आणि ह्या राज्याचं नेतृत्व, मुख्यमंत्री होण्याचं त्यांचं जे स्वप्न आहे, या सर्व संदर्भामध्ये मी याच्यामध्ये विविध विषयांवर उलगडा केला आहे. नक्कीच या पुस्तकांच्या माध्यमातून या राज्याच्या राजकारणावर पुष्कळसा प्रकाश पडू शकेल आणि याच्यामध्ये जे काही लपलेलं आहे ते राज्यासमोर आलं. नक्कीच त्याच्यामधून पुष्कळ नवीन एक विषय सर्वांसाठी निर्माण होऊ शकतील. पण रणजित बाबू देशमुख हे विदर्भातलं काँग्रेसचं सर्वात मोठं जे नेतृत्व होतं, जे या राज्याच्या राजकारणावर अधिराज्य करत होतं, अशा या माणसांवर मुलगा नात्याने मी जे पुस्तक लिहिलं आहे ते आज लोकांना अर्पित करतो आहे. आज त्याचं विमोचन सन्माननीय मधुकररावजी भावे यांच्या हस्ते पार पडलं. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानाच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम इथे झालेला आहे. नक्कीच सगळ्यांना विनंती आहे की हे पुस्तक आपण वाचावं आणि संपूर्ण त्याच्यामध्ये जी माहिती मिळेल ती नक्कीच आपल्याला वाखाणण्याजोगी राहील. ऑनलाईन पण याचं प्रकाशन आहे काय? ऑनलाईन पण प्रकाशन आम्ही केलं आहे आणि ते देखील रणजितदेशमुख.in या वेबसाईटवर आपल्याला पाहायला मिळेल. रणजितदेशमुख.in. हे पुस्तक लिहावं असं का वाटलं? हे नक्कीच बघा, प्रत्येक राजकारण्याच्या जीवनामध्ये जे चढ उतार येतात त्यांच्या मागे जे रोचक किस्से असतात ते जनतेसमोर यावे. शेवटी राजकीय नेता आणि त्याच्याबद्दल असलेलं कुतूहल किती असलं तरी तो एक सामान्य माणूस असतो. त्याला देखील एक मनामध्ये त्याच्या भावना असतात काहीतरी करून दाखवण्याची. कोरोना के अनलॉक में राहत नहीं देने से त्रस्त नागपुर शहर के व्यापारियों ने लंबी बैठक के बाद तय किया है कि वे अपनी आवाज़ कोर्ट के समक्ष उठाएंगे. वहीं से व्यापारियों को न्याय मिल सकता है. वोट देकर जिन नेताओं को कुर्सी पर बैठाया उनसे न्याय मिलने की आस खत्म हो गई है. लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में व्यापारियों के आंसू निकल आए. विरोध करने के तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन अंत में कोर्ट जाने के निर्णय पर एकमत से सहमति जताई गई. इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो 72 घंटे के अंदर कोर्ट में PIL दाखिल करेगा. प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति की बैठक में 20 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे. इनका कहना था कि नेताओं के पास जाने से न्याय मिलना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने केवल टाइम पास करने का काम किया है. इसीलिए अब अदालत का दरवाजा ही खटखटाना बेहतर विकल्प है. इसके साथ ही जब भी पालक मंत्री शहर में आएंगे उनका घेराव किया जाएगा और उन्हें भावनाओं से अवगत कराया जाएगा कि जारी आदेश से व्यापारी संतुष्ट नहीं है. दीपेन अग्रवाल, मिक्की अरोरा, तेजिंदर सिंह रेणु और दिलीप कामदार ने कहा कि विदर्भ के साथ सरकार अन्याय कर रही है. सोमवार को जो आदेश जारी किया गया उसमें नागपुर को लेवल 3 में ही रखा गया है, जबकि परिस्थिति लेवल 1 की है. जबकि ठाणे, नवी मुंबई और पालघर की स्थिति दयनीय है. उसके बाद भी वहां पर रेस्टोरेंट, बार और होटलों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. यह अनुमति वहां के आयुक्तों ने दी है, जबकि अपने यहाँ के आयुक्त और जिला अधिकारी को अधिकार ही नहीं दिए गए हैं. इससे यही लगता है कि राज्य सरकार विदर्भ और नागपुर के लोगों और व्यापारियों के साथ केवल खिलवाड़ कर रही है. सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की आज मीटिंग हुई. कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बातें सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि संघर्ष समिति हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी. गार्डियन मिनिस्टर नागपुर के जो है आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत जी, उनका घेराव किया जाएगा पूरे स्टेक होल्डर्स के साथ और उनके परिवार के साथ. आज नागपुर में लगभग 0 केसेज है.
तो उसके बावजूद भी लेवल 1 लागू नहीं किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट ने फार्मूला अडॉप्ट किया था। आज जो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है उनकी रोजी रोटी का क्या, और ये लोग आगे कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है उनके लिए या तो रिलैक्सेशन, टाइमिंग में छूट, और नहीं तो रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट वो करे। हम लोग व्यापार करते हैं, कोई डकैत और वो तो है नहीं। हम व्यापार कर रहे हैं और वी आर डिमांडिंग अवर राइट दैट वी हैव द राइट टू डू बिजनेस। तो समय भले दिया गया हो और शाम से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है और 4 बजे के बाद आप लोगों को खुलने की परमिशन तब भी नहीं थी, अब भी नहीं। ये मेरे ग्रैंडसन जो 4 साल का है उसको भी मालूम है कि शाम को ही होटल चलता है। वो बोलते पापा आपका शाम को जब होटल चलता है आप घर आ जाते हैं। अब वो 4 साल के बच्चे को भी मालूम है तो सरकार को भी मालूम होना चाहिए और हर जनता को मालूम है। अब ये कोई नई चीज़ तो है नहीं कि शाम के समय में रेस्टोरेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब वो 4 बजे का लॉजिक तो कोई समझ में नहीं आता कि 4 बजे के बाद आप नहीं जा सकते या रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। दूसरा मेरा कहना ऐसा है, जहाँ सब SOP के तहत हम लोग चलाते हैं, सब SOP मेंटेन करते हैं, हाइजीनिक करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं, उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों? और जो अनहाइजीनिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जो पूरे रास्ते भर में चालू है, चाट काउंटर्स चालू है और स्ट्रीट में चालू है, ढाबे चालू है, जहाँ कोई SOP फॉलो नहीं होता है, वो पूरा बिजनेस रात के 12 बजे तक चल रहा है। जो टैक्स भर रहा है, जो GST भर रहा है, जो प्रॉपर्टी टैक्स भर रहा है, जो इनकम टैक्स भर रहा है, जो एक्साइज फीस लिया है, उसी को रिस्ट्रिक्शन है। जो नहीं कर रहा है, जो इलीगल काम कर रहा है, वो पूरा खुलेआम चालू है। तो ये नीति हमको समझ तो बाहर है। आप लोग जो हाईकोर्ट सट्टेबाजी के शौक में एक युवक ने काम धंधा छोड़कर चोरी शुरू कर दी। पहले एक 2 पहिया वाहन चोरी किया, फिर चोरी के वाहन पर सिलेंडर चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगा। पुलिस ने चोरी करने वाले युवक वेदनगर नारा निवासी शैलेश रोहिणी प्रसाद मिश्रा को और चोरी का माल बेचने वाले आर्यनगर निवासी गजेंद्र उर्फ गोलू हरि राणा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभुनगर निवासी प्रभाकर बावनकुले विदर्भ गैस एजेंसी में सिलेंडर डिलीवरी का काम करता है। 2 अगस्त की सुबह सिलेंडर पहुंचाने के लिए नंदनवन के काशी अपार्टमेंट में गया था। वापस लौटा तो गाड़ी से 2 गैस सिलेंडर गायब थे। उन्होंने नंदनवन पुलिस से शिकायत की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इसी तरह की वारदात लकड़गंज थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस ने शैलेश को गिरफ्तार किया था और वह जमानत पर जेल से रिहा हुआ है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने प्रभाकर की गाड़ी से सिलेंडर चोरी करने की कबूली दी। शैलेश ने बताया कि वह भी पहले गैस एजेंसी में काम करता था। सट्टेबाजी में काफ़ी रकम हार गया था, काम धंधा भी छोड़ दिया था। सट्टा लगाने के लिए उसने चोरी शुरू की। पहले गिट्टी खदान थाना क्षेत्र से एक 2 पहिया वाहन चोरी किया। चोरी के वाहन पर सिलेंडर चोरी करने लगा। सिलेंडर के बारे में पूछताछ करने पर उसने बताया कि आर्यनगर में रहने वाला गजेंद्र उसका माल बेचता है। पुलिस ने आरोपियों से 10 सिलेंडर जब्त किए हैं। नागपुर में बुधवार 4 अगस्त को 5 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। वहीं आज मौत का आंकड़ा 0 पर रहा, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। वहीं आज 5297 लोगों की कोरोना जांच की गई, जहां 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।